ईरान के हाथों अमेरिका का जो हो रहा है, एक बात समझने की ज़रूरत है। हारा हुआ वो नहीं होता जिसका नुकसान हो, हारा हुआ वो होता है जो शिकस्त तस्लीम कर ले। तारीख में ऐसा भी हुआ है कि नुकसान हुए बगैर दिल और हौसले बैठ गए, जैसा कि फ्रांस के साथ 1940 में हुआ। पेरिस पर एक बम भी नहीं गिरा था और फ्रांस घुटने टेकने के लिए तैयार हो गया। 1971 की मिसाल भी दी जा सकती है, लेकिन रहने दीजिए, बहुतों को बुरा लगेगा। सेहोनी रियासत और अमेरिका की बमबारी से ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन झाग अमेरिका के मुंह से नहीं टपक रही। परेशानी का आलम और अमेरिका का ये है कि ईरानी रियासत हाथ क्यों नहीं जोड़ रही। ईरान पर हमले जारी हैं और अमेरिकी मीडिया अब कहने पर मजबूर हो रहा है कि ट्रंप इस जंग में फंस गया है और निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसीलिए तरह तरह की लायानी बातें अमरीकी सदर के मुंह से निकल रही हैं, जैसा कि ये बेतुकी भपती के ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार ना हुआ तो उसे ज़माना कदीम में पहुंचा दिया जाएगा। यानी परेशानी ये कि जो हम कर सकते थे इंतहा का कर दिया और ईरानी रियासत पर कुछ असर नहीं पड़ा। ये जंग अभी जारी है, लेकिन इसके नतीजे में बहुत ही गहरे असरात अभी से नमूदार हो रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि वो सारा तहफ़्फ़ुज़ का ढांचा जो अमेरिका ने तेल पैदा करने वाली अरब बादशाहतों के साथ तामीर किया था, बर्बाद हो गया है। अरब बादशाहतें देख रही हैं कि ईरानी हमलों के सामने अमेरिकी फ़ौजी अड्डे महफूज हैं, ना तेल और गैस की तनसीबात। इस सारे खित्ते में तेल और गैस की प्रोडक्शन बंद हो गई है और तमाम 13 के 13 अमेरिकी फ़ौजी अड्डे ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बने हुए हैं। तहफ़्फ़ुज़ का ढांचा तो उस मफरूज़े पर तामीर था कि तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका फ़राहम करेगा और तेल पैदा करने वाले ममालिक अपना तेल डॉलरों में बेचेंगे। अब तक तेल की आलमी कीमत का तयन डॉलरों में होता है, लेकिन इस जंग की वजह से वो सारे तस्वुरात जिनकी बुनियाद पर वो ढांचा तामीर हुआ था, घायल हो गए हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डे और तेल के मकाम तो एक तरफ रहे, इस खत्ते का सारा तेल और सारी गैस का ज़रिया तरसील एक पानी का टुकड़ा है, जिसे आबनाए हुर्मस कहते हैं। मफरूसा तो ये भी था कि आबनाए हुर्मस बंद न होगी और अगर कुछ होता है तो अमरीकी फ़ौजी और नेवल ताकत उसे खुला रखेगी। ये मफरूज़ा भी हवा में उड़ गया। ईरान ने आबनाए हुर्मस पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है और आमदोरफ्त का सिलसिला उसके हुक्म के ताबे है। अरब बादशाहतें देख रही हैं कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए अमरीका एक छोटी उंगली भी नहीं उठा सका। पहले ये धमकी देकर कि अमरीकी बहरी जहाज़ आयल टैंकरों को आबनाए हुर्मस से गुजारेंगे, ये धमकी ही रही। फिर इत्तेहादियों से ये कहना कि क्योंकि उनका इन्हिसार खलीज फार्स के तेल पर है, उन्हें अपने ज़ोर से आबनाए हुर्मस खुलवानी चाहिए। उससे खुलकर माजूरी और लाचारी का एतराफ़ क्या हो सकता है? कहाँ इस सारे खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ का ठेकेदार और कहाँ ऐसी बेबसी? इस तब्दीली की वजह यह नहीं कि अमरीकी और सेहोनी जंगी ताकत में कोई कमी वाक़या हुई है। इसराइल की एयरफोर्स अब भी खित्ते में अपना गलबा रखती हैं। F-17 जो F-35 तैयारे हैं, इतने ही मुयस्सर हैं जितना कि पहले थे। अमेरिका की बहरी और फ़िज़ाई ताकत की तबाही फैलाने की सलाहियत में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। नई चीज़ और नया फैक्टर रियासत ईरान की हिम्मत और इस्तिकामत है। दुनिया की तारीख की सख्त तरीन बमबारी के बावजूद ईरान डट के खड़ा है। सदर ट्रंप और उनके वजारती हरकारे इसलिए परेशान हैं कि 5 हफ्ते की ये बमबारी ईरान ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है, बल्कि उसके जवाबी हमलों की जद में इसराइल का हर शहर और हर फौजी ठिकाना आया हुआ है। मजीद बरआं आबनाए हुर्मस से तेल की तरसील बंद होने से पूरी दुनिया पर गहरे मुआशी असरात बढ़ रहे हैं। इन नताइज का अमरीकियों ने सोचा था, ना सेहोनियों ने। उनका ख्याल तो ये था कि 2-3 रोज़ के हमलों में जब ईरानी क़यादत का सफाया हो गया होगा, ईरानी रियासत पर सख्ता तारी हो जाएगा और ईरान के अवाम बगावत में उठ खड़े होंगे और ऐसे में इस्लामी रियासत का खात्मा हो जाएगा। उनके वहमो गुमान में न था कि आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल और ईरान पर मुसलसल बमबारी के बाद इस्लामी रियासत न सिर्फ खड़ी रहेगी बल्कि डट कर मुकाबला कर रही होगी। ये इनकलाब के कुंदन में पक जाने वाली कौम का किरदार है कि अमेरिका को ऐसे नताइज भुगतने पड़ रहे हैं जो पहले किसी के तसव्वुर में ना थे। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहिए कि जंग की तैयारियां हो रही थीं
اور جنگ کا بگل ابھی بجا نہیں تھا کہ امریکہ میں ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ ایران پر کسی قسم کا حملہ بے وقوفانہ عمل ہوگا اور اس سے ایسے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں جن سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ چند آوازیں تھیں اور امریکہ میں موڈ ایسا تھا کہ ان پر کسی نے کان نہیں دھرنا تھا۔ ویسے بھی وینزویلا کے ایڈونچر کے بعد، جس میں وینزویلا کے صدر کو اغوا کر کے امریکہ کی ایک جیل میں ڈال دیا گیا، امریکی صدر ایک عجیب گھمنڈ کے عالم میں گرفتار تھا۔ غالب کیفیت وائٹ ہاؤس میں یہی تھی کہ امریکی صدر جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایرانی پرخلوص طریقے سے مذاکرات کے عمل میں شریک تھے اور جیسا کہ عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی دنیا کو بتا چکے ہیں کہ ایرانی مذاکرات میں انتہا کی لچک دکھا رہے تھے اور بات چیت معاہدوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اسی اثنا میں امریکیوں اور صہیونیوں نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اور کیا نیم جاہل وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ آئے روز کہتے ہیں ہم نے ایران کی ایئر فورس تباہ کر دی، نیوی تباہ کر دی، میزائل صلاحیت ختم کر دی۔ کوئی پوچھے کہ پھر یہ ڈرون اور میزائل جو اسرائیل پر روزانہ کی بنیاد پر گر رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بھی پوچھا جائے کہ اس جنگ میں آپ اتنے ہی حاکم ثابت ہوئے ہیں تو تل ملاحٹ پھر کس چیز کی ہے؟ فوجیں بھیجیں اور جزیرہ خارق پر قبضہ کر لیں، اور وہ نہیں تو کم از کم آبنائے ہرمز پر امریکی فوجیں جائیں، دونوں اطراف قبضہ کریں تاکہ سینکڑوں کی تعداد میں تیل سے لدے آئل ٹینکر وہاں سے گزر سکیں اور راتوں رات عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں۔ لیکن اس جنگ میں ایران کا کردار سامنے رکھتے ہوئے امریکیوں کو پتہ ہے کہ ایسا کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ اب تو ناممکن ہے۔ امریکی فوجی ادھر ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن ایران کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم انتظار میں ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے عرب بھائیوں کو اب کچھ سوچنا چاہیے۔ امریکہ کی دفاعی ضمانتوں کو دیکھ چکے، امریکی اڈوں کی دفاعی ضمانتوں کو بھی دیکھ لیا۔ امریکی اڈوں کو خطے سے نکالنے کا وقت شاید آن پہنچا ہے۔ ایک نیا دفاعی نظام بننا چاہیے جس میں ایران اور تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک برابر کے شریک ہوں۔ تمام مسلم ممالک کے لیے کتنے شرم کا مقام ہے کہ صہیونی اور امریکی ایک ملک پر بے جا کی جنگ مسلط کریں اور ان کے لبوں سے مذمت کا ایک لفظ بھی نہ نکل سکے۔ حزب اللہ اور حوثیوں سے ہی کچھ سیکھ لیں، حیثیت دونوں کی زیادہ نہیں، ہمت مرداں تو ہے۔ مصلحت کا درس امہ نے بہت پڑھ لیا، ایران کو دیکھتے کچھ ہمت کا درس بھی پڑھ لیا جائے۔